डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास फिज़िक्स पेपर 2 2024 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहा गया है एन ऑनलाइन परचेजिंग कंपनी डिलीवर्ड अ फ्रेजाइल आइटम टू इट्स कस्टमर इन अ ट्रायंगुलर बॉक्स। द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स वाज 15 centimeter and 20 centimeter respectively. Calculate the volume of the triangular box up to two significant figure. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक ऑनलाइन परचेजिंग कंपनी है, वो अपना जो है वो ऐसा सामान जो कि नाजुक है उसको डिलीवर करती है ट्रायंगुलर बॉक्सेस में, और उसकी जो ब्रेथ और हाइट हमें वो बता दी गई है। कैलकुलेट करना है हमने वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर बॉक्स अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हमें जो है वो नोट में वॉल्यूम बताया गया है। वॉल्यूम को हमने किस तरह से फाइंड करना है? सिंपल ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके। पहली कन्फ्यूजन तो यहाँ पे बनती है कि ट्रायंगुलर बॉक्स की जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट इस तरह से नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने हमें अब एक खुद से वॉल्यूम का फार्मूला दे दिया है तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे। प्रॉपर जो ट्रायंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम का फार्मूला है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला इन्होंने हमें दिया है उसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो इक्वल आएगा ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। ब्रेथ हमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट 20 सेंटीमीटर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 20 आ जाएगा, और अगर हम 15 को जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 300। जो हमारा आंसर आया है 300, हमने उसको जो है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये लिखा गया है कि रिड्यूस अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस टर्म के अंदर हमें जो है वो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता वो राइट मोस्ट साइड पे होता है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट है, इसको अगर हम मूव करवाएं यहाँ से तो यहाँ पे पॉइंट है, इसको अगर हम मूव करवाएंगे 1 टाइम और 2 टाइम तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3.0। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है जिसके अंदर आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इस तरह क्यों किया है कि यहाँ पे आप देखें कि पॉइंट को आपको यहाँ से मूव करवाना पड़ा था 1 टाइम 2 टाइम। बेसिकली 2 टाइम आपने मूव करवाया है, और किस साइड को करवाया? लेफ़्ट साइड को। जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करवाते हैं तो पावर जो है वो हम प्लस में लगाते हैं, और इस तरह से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर टू सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें बताया गया है एक पिक्चर जो है वो हैंग कर रही है फ्रेम के अंदर इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये आपके सामने है। द पिक्चर फ्रेम हैज़ मास ऑफ 0.3 kg एंड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट बाय अ थिन वायर। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंगल पॉइंट है ये वाला, और एक थिन वायर ये जो जा रही है इसके थ्रू जो इसको हैंग किया गया है। If a small object of 0.1 kg is hung at any one corner from the bottom of the picture frame, then explain how the addition of the small object affect the balance of these forces and the stability of picture frame. तो इसमें कहा जा रहा है अगर हम कोई मैस जो है वो 0.1 kg का ऑलमोस्ट, उसको अगर हम इस कोने पे या इस कोने पे हैंग कर दें तो इस पिक्चर का जो कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं आंसर की तरफ आंसर शीट पे जाके। जी तो अगर हम देखें पहले हमें क्या दिया गया था? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, उसमें क्या था? फ्रेम जो है वो बैलेंस था बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ काउंटर्ड बाय द टेंशन इन द वायर। बाद में जो 0.1 kg का ऑब्जेक्ट जो है वो कॉर्नर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रोटेशनल फोर्स जिसे हम बोलते हैं ये टॉर्क कहलाएगा। ये क्या करेगा? द फ्रेम टिल्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्रिएट एन अनबैलेंस्ड मोमेंट टॉर्क, जो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट।
न्यू सेंटर ऑफ मैस बन जाएगा, जिसकी वजह शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द साइड विद द एडिड ऑब्जेक्ट डिस्टेबलाइजिंग द फ्रेम। अभी ये आंसर नहीं है इतना कुछ, आपने ये सब मैंने जस्ट आपको कंडीशन समझाने के लिए पढ़ाया है कि पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम में थी, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को ऐड किया है तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मैस जो है वो शिफ्ट हो गया और एक साइड को जो है वो फ्रेम टिल्ट हो गया। तो अब हम इसका कंक्लूजन यानी जो आपने आंसर लिखना है वो जस्ट आपने ये चीज़ लिखनी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आंसर के अंदर जो है वो जस्ट आप इतना भी लिख सकते हैं, द एडिड ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम बाय शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ मास काजिंग द फ्रेम टू टिल्ट, स्टेबिलिटी इज़ रिस्टोर्ड ओनली इफ़ द फोर्स टॉर्क आर रीबैलेंस्ड। आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर आंसर वाला, और इसके अलावा कंक्लूजन भी आप इसमें लिख सकते हैं, द फ्रेम विल टिल्ट डाउनवर्ड, फ्रेम जो है वो डाउनवर्ड टिल्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं वो फ्रेम बनाऊँ तो इस तरह से वो फ्रेम जो है वो दो वायर्स के साथ हैंग किया गया था। अगर उसके इस साइड पे अगर हम कोई चीज़ वेट हैंग कर देते हैं तो ये जो पिक्चर थी वो अब ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ज़रा जिस साइड पे मैस आया उस साइड को मूव कर जाएगी। तो द फ्रेम विल टिल्ट डाउनवर्ड ऑन द साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज हंग, ब्रेकिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और एडजस्ट द उसको एडजस्ट करने की ये रीज़न्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रहने दें, कंक्लूजन लिख दें और आंसर अगर आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिखते हैं तो यही हमसे मांगे गए हैं सवाल के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एप्पल फॉल ऑन द अर्थ ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन फोर्स। एक सेब जो है वो अर्थ पे गिरा है अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। हाउएवर द अर्थ डज नॉट शो मूवमेंट टुवर्ड द एप्पल, लेकिन जो अर्थ है उसने कोई मूवमेंट नहीं शो की एप्पल की तरफ। बेसिकली अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करें तो उसमें तो ये है ना कि तमाम जो बॉडी जिनका कोई मैस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अर्थ जो है, जब सेब और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ क्यों नहीं मूव करके गई सेब की तरफ, सेब ही क्यों जो है वो अर्थ की तरफ मूव करके आया है। डिस्क्राइब करें इस फिनोमेना को 2 पॉइंट्स के अंदर। तो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं जी। तो 2 पॉइंट्स के अंदर आप इसको इस तरह से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एप्पल फॉल बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, एप्पल जो है उसके अंदर अपनी भी है ग्रेविटी, वो भी खींच रहा है, लेकिन जो मैस है अर्थ का और एप्पल का उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो विच इज़ सिग्निफिकेंटली स्ट्रोंगर ड्यू टू लार्ज मैस। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से एप्पल जो है वो नीचे गिरा है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है ड्यू टू लार्ज मैस। सेकेंड पॉइंट आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं, द अर्थ मूवमेंट टुवर्ड द एप्पल इज़ निग्लिजिबल बिकॉज, जो अर्थ की मूवमेंट है एप्पल की तरफ वो ना होने के बराबर है, और उसकी वजह क्या है, द मैस ऑफ अर्थ इज़ सो लार्ज दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल प्रोड्यूस एन इम्परसेप्टिबली स्मॉल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो एप्पल का साइज़ है आप उसको अगर कंपेयर करेंगे अर्थ के साइज़ के साथ तो आपको पता चलेगा कि अर्थ ही फोर्स लगा सकती है, एप्पल तो इतनी फोर्स लगा ही नहीं सकता अपने बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की वजह से। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन में जो है हमें पूछा गया है, डिस्क्राइब इन 3 पॉइंट्स हो इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो है क्या है, बेसिकली इवेपोरेशन है कि वाटर का जो है वो इवेपोरेट वेपर्स में चेंज होना। तो इवेपोरेशन जो है वो किस तरह से कूलिंग काज करती है ये हमने क्वेश्चन 4 में एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल विद द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द लिक्विड सरफेस लिविंग बिहाइंड पार्टिकल विद लोअर काइनेटिक एनर्जी। इवेपोरेशन में क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर जो है वो इन्वायरमेंट से या जिसके कांटेक्ट में होती है उसकी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इतना ज़्यादा कर लेती है कि जो फोर्सेस लिक्विड के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रखते हैं, बेसिकली इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं,
वो वाली इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के उनको तोड़ते हैं और एस्केप कर जाते हैं और हम कहते हैं कि इवेपोरेशन हो गई। अब सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं दिस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल। अब इसमें क्या होगा कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी भी ऊपर वाले पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब की है, जिसकी वजह से वो खुद तो इवेपोरेट हो गए, लेकिन वहाँ के जो पार्टिकल हैं उनसे और जो इन्वायरमेंट से एनर्जी ली है उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी की कमी हुई, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम हो गया। थर्ड है द कूलिंग इफेक्ट इज नोटिसेबल बिकॉज हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग इज अब्जॉर्ब टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब जैसे ही वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होगा इर्द गिर्द की सराउंडिंग से और इर्द गिर्द के पार्टिकल से, अगेन एनर्जी जो है वो सक कर लेंगे ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल पानी के, और वो खुद इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, अगेन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से कूलिंग जो है वो काज होती रहती है बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू रेडिएशन इन 2 पॉइंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। 2 पॉइंट्स के अंदर हमने ये बताना है कि किस तरह रेडिएशन के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो बेसिकली हीट के ट्रांसफ़र के आपने 2-3 जो हैं वो मेथड पढ़े होंगे। कन्वेक्शन हो गया और इसके साथ जो है कंडक्शन हो गया और रेडिएशन। कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जिनके अंदर जो है वो हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है। रेडिएशन जो है ये एक ऐसी फॉर्म है हीट की ट्रैवल की या ट्रांसफ़र की कि जिसके अंदर हमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो हीट का ट्रैवल करती है रेडिएशन में। तो रेडिएशन क्या है, बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह में हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है हीट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। हीट की एक और बात यह है कि उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वो ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम में से, एज इन द केस ऑफ सनलाइट वार्मिंग द अर्थ। इसमें एग्जांपल भी आपकी डिस्कस हो जाएगी कि जिस तरह सूरज से जो लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल करके आती है स्पेस से होते हुए, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ना कोई जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, ना ही गैस। तो एग्जाम्पल में आप यही लिख सकते हैं द हीट वी फील फ्रॉम द सन इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू रेडिएशन इवन दो देयर इज़ नो मीडियम एयर और अदर पार्टिकल इन स्पेस। अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन के ए पार्ट को देखें तो इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग ग्राफ शो द पाथ ABCDEF ऑन विच अ बॉय वॉक। यानी कि ये हमें एक जो है वो पाथ दिखाया जा रहा है जिसके ऊपर एक लड़के ने वॉक की है। ये आप देख सकते हैं A से B, B से C, C से D और D से E और E से F। ये जो है वो हमारे पास पाथ है। अब इसको आप ऑब्ज़र्व कर लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हमसे सवाल क्या किया गया है, एक तो हमने डिस्टेंस बताना है हर पॉइंट के दरमियान A to B, B to C, C to D, D to E एंड E to F। यानी कि हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है A से B कितना है, B से C कितना है, C से D कितना है, D से E और फिर E से F कितना डिस्टेंस है, ये फाइंड आउट करके देना है। हर जो डिस्टेंस है वो सेपरेट हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमने शॉर्ट डिस्टेंस जो हैं उनको फाइंड आउट किया उन सब को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम उन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड भी बतानी है। अब ये सवाल वही बच्चा कर सकता है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फ़र्क को जानता हो। तो आपने याद रखना है डिस्टेंस यहाँ पे ग्राफ के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस टोटल हमारे पास इस तरह से है कि हमने कितना जो है वो उस लड़के ने वॉक की है, टोटल उसका डिस्टेंस यानी A से B जमा B से C जमा C से D, D से E जमा E से F।
ये तमाम जो पाथ उसने ट्रैवल किया है उसके ऊपर टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट में हमें जस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा ए से एफ। ए क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, एफ क्या है फाइनल या फिनिशिंग पॉइंट, इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से अगर वो यहाँ मूव करता विदाउट जो है वो टेकिंग अदर पाथ्स, डायरेक्ट अगर ए से एफ तक वो मूव करता तो उसे कितना उसे डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है। ये डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब हम आंसर शीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है हम वो गिवन इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। आपने ग्राफ के ऊपर से ये जो पॉइंट है ए का उसको फाइंड आउट कर लेना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ए का मैंने जो फाइंड आउट किया है एक्स और वाई वो 2 है, बी का 10 2 है, सी का 14 18 है। हम एक बार मैं आपको ग्राफ से भी शो करवा देता हूँ। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि ए जो है ए के ऊपर हम वाई ए पे वाई के कौन सा नंबर है और एक्स का कौन सा नंबर है। एक्स को हम पहले लिखेंगे, एक्स का ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई वाला है। तो हम एक्स की वैल्यू देखेंगे 2 पे है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसी तरह वाई की भी वैल्यू जो है वो 2 पे है। इसी तरह अगर हम बी पॉइंट को देखें तो एक्स यहाँ पे 10 है, वहीं पे वाई जो है वो यहाँ पे 2 है, तो 10 और 2 को आप मार्क कर लेंगे। सी पॉइंट को देखें तो एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे 14 को टच कर रहा है और वहीं पे वाई देखें तो 18 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 14। एक्स को हमेशा आपने पहले लिखना है 18। डी का जो है इसी तरह आप लिखेंगे, डी में आपको नज़र आ रहा है 18 और आपको इस साइड से अगर देखें तो भी 18। ठीक है, इस तरह से आपने जो है तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कर लेना है। उसके बाद अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इस तरह से जो हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, ये ए का, ये बी का, सी डी ई एफ ऑल। अब जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो हमारे पास ये होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो x2 है वो ये हमारे पास x1 है पहली वैल्यू और ये जो दूसरी है ये y1 है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है b की उसके पास हमारे पास x2 है, इसको 2 लिखेंगे और ये जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास y2 है। तो ये हर एक जो है ए बी उसका पहला नंबर हमारे पास x है और x1 है और दूसरा नंबर बी का जो पहला नंबर है वो x2 है। इसी तरह ए का जो दूसरा नंबर है वो y1 है और बी का जो दूसरा नंबर है वो y2 है। तो इसको हम जो है अब इस फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले हम ए का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखना है x2 मीन दूसरे एलिमेंट का पहला नंबर, तो वो क्या है 10। तो यहाँ पे मैंने x2 की जगह 10 को पुट कर दिया। इसी तरह माइनस x1 क्या है पहले एलिमेंट का पहले वाले का पहला नंबर, तो वो क्या है 2। तो ए का हमने फर्स्ट एलिमेंट पुट कर दिया 2 जो x ऑर्डिनेट से है। अब हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं, y2 लिखना है। y2 मीन बी वाले का सेकंड नंबर, वो हमने लिखा और फिर y1 लिखना है। यहाँ पे y1 क्या है फर्स्ट वाले का दूसरा नंबर, तो वो हमने पुट किया। तो इस बार इस तरह हमेशा पहले हमने x लिखना होता है दूसरे वाले का, फिर माइनस करना है पहले वाले x से, और इसी तरह प्लस दरमियान में आ जाता है ये, और फिर हमने y दूसरे वाले का पहले लिखना है जिस तरह x दूसरे वाले का पहले लिखा था, और माइनस फर्स्ट वाले का y। तो ये फार्मूला है, इस तरह से आप इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिंपल है, आगे तो प्लस माइनस ही करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम ए से बी का, वैल्यूज़ पुट करना मैंने आपको सिखा दी हैं। 10 माइनस 2 हमारे पास 8 रह गया और 2 माइनस 2 हमारे पास 0 रह गया। 0 का स्केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 का स्केयर जो है वो हमारे पास 64 आता है। 64 का अगर हम स्केयर रूट लें तो 8 हमारे पास आ जाएगा। इट्स मीन ए से बी के दरमियान हमारा जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है।
नेक्स्ट अब हम जो है बी से सी के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये भी आपने उसी मेथड से एक्स वाई, यानी इस बार आपका जो एक्स होगा वो सी की एक्स जो है वो जो आपने यहाँ पे 14 लिखा है, ये आपकी सी की फर्स्ट यानी कि एक्स की वैल्यू होगी, x2, ठीक है। और जो 10 है वो b के x की वैल्यू होगी, और इसी तरह जो 18 है वो c के y की वैल्यू होगी, यानी c के y की वैल्यू। और b जो है वो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, ये जो 2 है लास्ट वाला, ये आपके पास b के y की वैल्यू होगी। तो पहला क्या है, आपने हमेशा c के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, पहले x लिखना है c का, और इस वाली ब्रैकेट में पहले c का y लिखना है। फिर b को पकड़ना है, उसका x पहले लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस डाल के, और फिर उसका y लिखना है सेकंड ब्रैकेट में माइनस डाल के। अब हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 18 माइनस 2 करेंगे 16 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जो है दोनों के स्क्वायर ओपन करेंगे, 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 का 256, इन दोनों को प्लस करेंगे 272, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16.49 मीटर डिस्टेंस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सी डी पे। अगेन सारा काम वही है आपके पास। जो डी ऑप्शन है, जो डी है उसके ऑर्डिनेट का एक्स आपने पहले लिख लेना है, और उसके ऑर्डिनेट का वाई भी आपने पहले लिख लेना है। इसी तरह जो सी है उसका एक्स जो है वो माइनस में लिखना है इस ब्रैकेट में, और उसका वाई जो है वो ब्रैकेट में माइनस में लिखना है इस ब्रैकेट में। अगेन हम इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आएगा, उन दोनों 18 माइनस 18 ज़ीरो रह जाएगा। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, तो हमारे पास जो 16 का, या यहीं पे आप डायरेक्ट इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट दें तो 4 आंसर आपके पास आ जाएगा कि डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। नेक्स्ट हम डी ई का जो डिस्टेंस है वो भी इसी फार्मूले में पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी ई का डिस्टेंस भी आपको अब पता चल ही गया है, मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करता। 11.31 जो है हमारे पास डी ई का आंसर निकल आएगा। अब हमारे पास ई एफ का रह गया है, हम उस पर चलते हैं। डी ई के बाद अब ई एफ जो है उसमें भी वही काम करना है, आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 4.47 मीटर। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमने फाइंड आउट करना है इस वाले स्टेप में। तो टोटल डिस्टेंस कवर कैसे हमने फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया था कि जस्ट हमने ए बी सी सी डी ई एफ डी ई और ई एफ की जो वैल्यूज़ हमने अलग अलग निकाली हैं उन सब को आप प्लस कर दें। तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो आप पीछे से देख के ऐड करेंगे तो आपके पास 8 है, ए बी का, बी सी का 16.49, सी डी का 4, डी ई का 11.31 और ई एफ का 4.47 आंसर आया है। इन तमाम को आपने प्लस किया तो आपके पास आ गया आंसर 44.27। ठीक है, अब हम जो है ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया कि उस लड़के ने जो ए पॉइंट से चला था एफ तक टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है ए और जस्ट एफ का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए से डायरेक्ट एफ का डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे अब हमारे पास सामने है टोटल डिस्प्लेसमेंट को वैसे ही फार्मूले में पुट कर लेना है। जो एफ़ है उसकी वैल्यूज़ पहले आएंगी, पहली ब्रैकेट में एफ़ का जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी एक्स आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट के दूसरे वर्ड में हमने ए का पहली वैल्यू को माइनस में लिख लिया। इसी तरह जो एफ़ का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है वो दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट पे आ गया, और ए का जो सेकंड एलिमेंट है माइनस के साथ सेकंड ब्रैकेट में दूसरे नंबर पे आ गया। अगेन वही फार्मूला है, स्केयर्स जो हैं वो माइनस करने के बाद 26 रह गया, 28 माइनस 2 और 14 माइनस 2 करके 12 आ गया। 26 का स्केयर जो है वो 676 है और 12 का स्केयर 144, इनको प्लस किया तो 820 का स्केयर रूट लिया तो 28.64 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखें हमारी जस्ट निकली है 28.64 मीटर। वहीं पे अगर मैं आपको दोबारा डिस्टेंस दिखाऊं जो उसने ट्रैवल किया था वो था 44.27, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्ट अगर शॉर्टकट लेता तो वो 28.64 मीटर का होता। तो इस तरह से जो है आपने ये वाला पार्ट 6 क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व करना है। अब हम 6 के बी पार्ट पे मूव करते हैं।
6 क्वेश्चन को ए पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। बी पार्ट को देखें तो इसमें पूछा गया है अ स्पोर्ट बाइसाइकिल एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। यानी एक स्पोर्ट्स बाइसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है, जो कि चली है रेस्ट से, यानी ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी, और फोर्स उस पर 100 न्यूटन एक्ट की है ऑन इट फॉर 5 सेकेंड, और वो भी 5 सेकेंड के लिए। तो फाइंड क्या करना है, मैस हमने फाइंड करना है बाईसाइकिल का, नंबर 1। सेकेंड पे मोमेंटम ऑफ बाईसाइकिल आफ्टर 5 सेकेंड हमने फाइंड आउट करना है। और हमें कहा गया है कि जो आंसर है वो एसआई यूनिट में फाइंड आउट करें। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला पार्ट है फाइंड द मैस ऑफ द बाईसाइकिल। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला है बेसिकली ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है बेसिकली। तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो है वी एफ है, आपने याद रखना है, इस पर बेशक एफ़ लिख लें, और ये हमारे पास वी आई है। तो फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 25 थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है ज़ीरो, बाइक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है इट्स मीन ज़ीरो वेलोसिटी थी उसकी। तो 25 माइनस ज़ीरो करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जो है वो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि फ़ोर्स जो है, अब हम उस फार्मूले के तहत, यहाँ पे आपके सामने जो हमने फार्मूला लिखा था कि F इज़ इक्वल टू एम ए, इसमें अब हमें एक्सेलरेशन भी पता चल गई और F भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100 न्यूटन। अब जस्ट हम मैथ्स फाइंड आउट करने के लिए रीअरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जस्ट वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट की है, फोर्स की जगह जो है हमने 100 लिख दिया और एक्सेलरेशन की जगह हमने 5 लिख दिया, ठीक है। और अब मैस क्या है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 100 से डिवाइड हुआ तो 20 kg जो है हमारे पास मैस आ गया, और हमने इस तरह से एसआई यूनिट में इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। इसमें हमारे से डिमांड की गई थी मोमेंटम हमने बाईसाइकिल का फाइंड आउट करना है, वो भी आफ्टर 5 सेकेंड। तो मोमेंटम जो है उसका फार्मूला आपको पता है एम वी होता है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मैस हमारे पास अब गिवन है 20 kg जो हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे, और इसी तरह वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है 25। तो मैस और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 500 kg। ये इस चीज़ को आप जो है वो इग्नोर कर दें, 500 kg मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा आंसर आया। तो आप इसको बेशक यहाँ पे लिख भी लें, ये 500 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका एसआई यूनिट के अंदर जो है वो आंसर आ गया। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो क्वेश्चन 7 के अंदर हमें एक डायग्राम दिखाई जा रही है जिसके अंदर एक ब्लॉक है जो कि ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव टू पॉइंट बी। ए पॉइंट से गिर रहा है और पॉइंट बी तक वो मूव कर रहा है, और कह रहे हैं कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ए पॉइंट से वो गिरा है, उसमें उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। अब हमने क्या बताना है, कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने यहाँ तक जो चेंज हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीच टू पॉइंट बी। अब जब यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन जब वो यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है पॉइंट बी के ऊपर। और हमें कहा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो चलें आंसर की तरफ चलते हैं। अब जो हमें गिवन डेटा है अगर हम उसको देख लें तो मैस जो है हमारे पास वो 10 kg है, और जो हाइट है पॉइंट ए की फ्रॉम द ग्राउंड वो 30 है, पॉइंट बी की 10 मीटर है ग्राउंड से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी जो है उसको हम ब्लॉक
जो है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस, ग्रेविटी एंड हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैस है वो 10 kg है आपके सामने, ग्रेविटी भी 10 है, हाइट जो है वो हम पहले ए की जो पॉइंट एक है उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो ए पॉइंट की हाइट कितनी थी 30, तो हमने जस्ट वैल्यू सीधी सीधी पुट की, हमारे पास 3000 जूल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट की। वहीं पे अगर हम पॉइंट बी की फाइंड आउट करें तो वो भी जो है हमारे पास जो मैस है वो 10 ही रहेगा, ग्रेविटी भी 10 ही रहेगी, लेकिन जो हाइट है वो यहाँ पे 10 हो गई, तो ये आंसर आ गया 1000 जूल। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ए पे जितनी है उससे माइनस कर देंगे पॉइंट बी से, तो हमारे पास 2000 जूल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, जो 2000 जूल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आंसर आ गया। ये बेसिकली क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमें कहा था फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पॉइंट बी है, यानी कि बी ऑप्शन था, वो था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी को जो है अब हम फाइंड आउट करते हैं। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कहता है कि एट पॉइंट ए ऑल एनर्जी इज़ पोटेंशियल। जी बिल्कुल, जहाँ पे ए पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी सारे की सारे, और बी पॉइंट पे जो है ऑल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक थी। ठीक है, ए से जब उसने फॉल किया तो अब बी पॉइंट पे पहुंचा, तब वो फुल मूव कर रहा था, उस वक्त उसकी टोटल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक थी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रही थी। तो इक्वेटिंग एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी जो है वही जो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे स्टोर थी ऑब्जेक्ट के अंदर, वही चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/2 mv का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह हमने 1/2 mv का स्क्वायर डाला, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना हमारा वहाँ से ए से पॉइंट बी में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, ए से पॉइंट बी तक जितना चेंज आया है उतनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है ना। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है वो 2000 आई है। ठीक है, अगेन मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये पॉइंट ए है, लेट्स से यहाँ से कोई चीज़ घिर रही है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ तक उस चीज़ ने घिरना है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज कन्वर्ट हुआ होगा। तो हमने 1/2 मैस 10 है, वी हमने अभी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, इधर डिवाइड हो रहा है 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ये 10 से डिवाइड हो सकता है, 10 के साथ हम डायरेक्ट उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके 2000 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 400। ठीक है, स्क्वायर 400 आ गया आंसर, जो कि v का स्क्वायर है। अब वेलोसिटी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जो है वो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, और हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी निकल आई। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली, और जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट पार्ट है, द गिवन फिगर शो द ब्रेक सिस्टम ऑफ अ व्हीकल। अब उसके अंदर जो है हाइड्रोलिक हमें नज़र आ रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस, उसके अंदर हमें जो है वो कहा गया है नेम द लॉ विच इज़ यूज्ड इन द गिवन ब्रेक सिस्टम। गिवन ब्रेक सिस्टम में कौन सा लॉ यूज़ किया गया है। नंबर 2 पे हमने बताना है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट G एंड H एंड द फोर्स दैट इज़ अप्लाइड एट X। अब यहाँ पे आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, ये हमारे पास G पॉइंट है, यहाँ पे कितनी जो है वो प्रेशर लग रहा है, H पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये 2 प्रेशर हमने फाइंड आउट करने हैं, और X जो पॉइंट है वो कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इधर से 1000 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, तो यहाँ पे X पे कितने न्यूटन फोर्स जो है वो अब प्रोड्यूस हो रही है। तो आंसर की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हम जो डाटा हमें गिवन था उसको सम अप कर लेते हैं। जो फोर्स थी हमारी G पॉइंट पे, 2 पॉइंट्स थे हमारे पास इस तरह से, एक जो था वो
स्मॉल विड्थ का पॉइंट था ये वाला, ये जी पॉइंट है हमारे पास, और ये हमारे पास एच पॉइंट है। जी पॉइंट पे जो फोर्स थी वो 1000 थी और एरिया जो था वो 2 मीटर स्क्वायर था। वहीं पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो फाइंड आउट करते हैं प्रेशर को। प्रेशर फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, जस्ट आपने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। जी साथ इसलिए पुट किए हैं क्योंकि हम जी पॉइंट का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फोर्स 1000 थी और एरिया हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर है, जस्ट इनको डिवाइड किया तो 500 पास्कल हमारे पास आंसर आ गया। तो 500 पास्कल निकल आया। अब हमें पास्कल लॉ, अभी मैंने आपको बताया था उसमें कि पास्कल लॉ हमें ये कहता है कि जो प्रेशर है वो थ्रू आउट जो है लिक्विड में या फ्लूइड में सेम रहता है। तो अगर इस साइड पे 500 पास्कल है तो जी एरिया पे भी जो प्रेशर है वो 500 पास्कल ही होगा लिक्विड पे, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर ही रहता है। हम लास्ट में इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है, जैसे यहाँ पे फोर्स भी पता थी और एरिया भी पता था, अब हमें जो जी एरिया है उसके फोर्स नहीं पता, एरिया बस पता है। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा कि जो एच एरिया है वहाँ पे भी 500 पास्कल ही प्रेशर है। तो अब हम फाइंड करते हैं एक्स एरिया पे जो फोर्स है। तो फोर्स जो एक्स एरिया पे है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स के लिए हमने पास्कल लॉ ही यूज़ किया है। एफ जी यानी कि जी एरिया की जो फोर्स है ओवर एरिया कितना है, ठीक है। इसी तरह एफ एक्स यानी कि जो फोर्स हो गई, मतलब ये रेशो हमने बना ली है कि एक्स एरिया पे फोर्स कितनी होगी और ए का एरिया कितना है। तो इस तरह से हमने जो है एक रिलेशन बना लिया। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एफ एक्स को हमने सेपरेट करना है, आपको पता है कि एफ एक्स तो हमने फाइंड आउट करना है। तो ए एच इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, एफ जी से मल्टीप्लाई। इस वाली वैल्यू को इग्नोर कर दें आप, एफ जी की जगह जो है वो फोर्स लिखें जी पॉइंट की, वो 1000 थी, अभी हमने ऊपर जो है वो पुट भी की थी। और ए जी जो है एरिया वहाँ का वो 2 था, और ए एच जो है वो हमारा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया एच पॉइंट पे क्या था, 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, इज़ इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 500 आ जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 500 आ गया, मल्टीप्लाई बाय दिस 100 यहाँ पे लिखा। तो एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 50,000 न्यूटन। तो जो न्यू फोर्स यानी कि एच पॉइंट पे जो फोर्स हमने फाइंड आउट किया है वो है 50,000 न्यूटन। तो अब हम जो है वो ऊपर वाले लॉ को भी देख लेते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि पास्कल लॉ को भी हम प्रूव कर लेंगे। तो अब हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है एच पॉइंट का। तो पी एच का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास यही आएगा कि हमें ऊपर जो है एफ एच पता होनी चाहिए, यानी फोर्स क्या है एच पॉइंट पे, और इसी तरह एरिया पता होना चाहिए एच पॉइंट का। तो फोर्स अभी हमने फाइंड आउट की है 50,000 और डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास 100 था। 100 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 ज़ीरो ऊपर वाले इन 2 ज़ीरो से कट गए, अगेन जो है हमारे पास 500 पास्कल आ गया एच पॉइंट का। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि पास्कल लॉ जो है वो ट्रू होता है, हर जगह पे जो लिक्विड के अंदर प्रेशर सेम रहता है। तो ये था आज का हमारा पेपर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।